गया। अब आप देखिए आज का मुद्दा स्टेट हेड आदित्य नांदेड़ के साथ। साक्षी, आज विधानसभा में रेत पर खूब रार हुई। रेत को लेकर क्या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष सभी रेत पर बहुत आक्रामक नजर आए। कैसे रेत पर रार हुई, चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 'छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत खनन पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन में मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष के विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही मंत्री ओपी चौधरी के साथ में हवाई दौरा करने को कहा और चुनौती दी कि अगर अवैध उत्खनन करते हुए 200 से कम पोकलेन मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब परमिशन नहीं है तो उत्खनन कैसे हो रहा है? क्या सरकार पोकलेन मशीनों पर शिकंजा कसेगी? जिस पर मंत्री ओपी चौधरी ने अवैध उत्खनन को लेकर नई सरकार की कार्रवाइयों के आंकड़े बताए और विधायकों को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे ही अतारांकित प्रश्न क्रमांक 39 के परिशिष्ट 47 में उसी अवधि में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। इसी बीच पीएम आवास के लिए मुफ्त में रेत देने की घोषणा की गई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस पंचायत में बालू रेत का लीज है वहां हितग्राहियों से रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। जिस भी पंचायत में बालू रेत का जो लीज है पंचायत में, तो वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही होंगे वो छोटी गाड़ी में बालू ले जाएंगे और उनको बालू में किसी तरह से भी कोई रॉयल्टी या कोई कर का प्रावधान नहीं होगा, उनको छूट दिया गया। रेत खदान वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, 3 गुना दाम जिनकी लाठी उनकी भैंस वैसे चल रहा है और रेत वैसे 3 गुना हो गया। खूब हल्ला करते थे पिछले समय, अब उसकी सबकी बोलती बंद है। मैं तो सुना कुछ पार्टनरशिप वगैरह जो पार्टनरशिप करेगा उसी चलेगा, ऐसा भी सुन रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रेत का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन अवैध उत्खनन और बाहुबलियों को रेत का ठेका मिलने से आए दिन सरकारी तंत्र पर हमले की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन अब सरकार बदल गई है, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा? टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। सुना आपने, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क रेत मुहैया कराई जाएगी। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में कोई छोटे मोटे काम के लिए रेत लेकर जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा। दरअसल लता उसेंडी ने कहा था छोटे छोटे ट्रैक्टर में और पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारी कहते हैं क्या कर लोगे, हमारा ट्रांसफर ही करवाओगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए कि जहां जो समस्या आ रही तत्काल लीज दिया जाए और लोगों को सुविधा हो सके। सबसे बड़ी बात है जब धर्मजीत सिंह का बयान आया, धर्मजीत सिंह ने बहुत साफ कहा, आप मेरे साथ चलिए, हेलीकॉप्टर से मैं आपको लिए चलता हूं, 200 पोकलेन आपको मिल जाएगी और अगर नहीं मिलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब साफ है, सत्ता किसी की भी रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, भारतीय जनता पार्टी की चले, रेत का बड़ा खेल है। सीधे तौर पर बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी 2018 के पहले, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, सरगुजा के ऐसे कई विधायक जो ये कहते थे कि उनके इलाके में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। जब सरकार बदली तो यही सुनाई आता था कि उन्हीं के लोग रेत उत्खनन करना शुरू कर दिए। तो क्या रेत के खेल में जो भी सत्ता में रहता है वो शामिल हो जाता है? इसमें एक बड़ा
कहीं ना कहीं मनी माइंडेड वाली चीज़ भी रहती, बहुत पैसा इसमें रहता है। तो क्या हर कोई रेत के खेल में घुसना तो चाहता है, लेकिन बाहर से ही बताना चाहता है मैं तो इस खेल में शामिल नहीं हूँ। आज विधानसभा में लगातार रेत पर रार हुई। मेरे साथ आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रकाशन होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रजनी सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले मैं रजनी जी के पास चलता हूं। रजनी जी, रेत का खेल कोई नया नहीं है। आपकी सरकार अभी आई है, इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। सूरजपुर सरगुजा की रेत जो है वो यूपी जाती है, महानदी की रेत उड़ीसा जाती है। विरोध आप लोग करते रहे और अभी भी बदस्तूर जारी है। तो मतलब रेत का खेल रजनी जी चलता रहता है। सत्ता में जो रहता है, भूपेश बघेल जी ने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5 साल उनके पास लाठी थी, अब अगले 5 साल आपके पास लाठी है। रजनी जी देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसी के तहत रेत खदानों को नगरीय निकाय या पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को दिया हुआ था। और ये उस समय भी वहां चलता था कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य के जो भी काम हैं, उस ग्राम पंचायत के रहने वाले जो भी व्यक्ति अपने निजी कार्य, घर बनाने, अन्य कार्यों को ले जाते हैं, रेत की राइटी नहीं ले जाती थी और बहुत सुचारू रूप से चलता था। कभी किसी का नाम नहीं आया कि फलाने नेता चला रहा है रेत घाट को और अवैध वसूली हो रही है। 2018 में सरकार जब आई तो इन्होंने कहा कि हम खनिज विकास निगम बनाएंगे और उसके माध्यम से रेत घाट चलाएंगे, उसमें राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हमने बहुत विरोध किया था और आखिर क्या हुआ, माफियाओं को ये खनिज घाट दे दिया गया। रेत घाट कहीं पर, उत्खनन कहीं पर, एक नदी का कहीं पर का 2 एकड़ का लीज है, वो पूरे 6 नदी के आसपास के नदी को वसूली कर रहे हैं। गांव के व्यक्ति कोई छोटी बैलगाड़ी में लेके जा रहा है, उसको पकड़ करके उससे अवैध वसूली कर रहे हैं। 5 साल माफियागिरी, दादागिरी से अवैध उत्खनन का पूरा ऐसा साम्राज्य रहा। और आज भी आदित्य जी, आज भी जो चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया है, इन्हीं के पॉलिसी के तहत मिला हुआ लीज धारक चला रहे हैं। लेकिन मैं आज स्वागत करता हूं माननीय विष्णुदेव साय जी के, मुख्यमंत्री तो उनके मंत्रिमंडल को, कि उन्होंने कहा है कि जो गरीब 18 लाख परिवार हैं, आवास बनाएंगे जो प्रधानमंत्री, उनको निःशुल्क रेत दिया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा है कि जिस गांव में रेत घाट है, जिस निकाय में रेत घाट है, वहां के जो निवासी हैं, उनको यदि अपने निजी काम में, थोड़े व्यक्तिगत काम के लिए रेत लगता है, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ये 5 साल माफियाओं की सरकार थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कदम स्वागत योग्य है और छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ लोगों को इससे राहत मिलेगी। माफियाओं का राज समाप्त होगा और आसानी से सही दाम पर रेत उपलब्ध हो कि कांग्रेस के लोग अभी भी काम कर रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस से छीनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा मैं स्थिति साफ करना चाहता हूं रजनी जी। अभी थोड़े दिन पहले ही, ज्यादा नहीं 2-4 दिन पहले की बात है, आरंग में इसी तरह से रेत उत्खनन पकड़ाया। गाड़ी किसकी थी, लोग किसके थे? रजनी जी एक बार पता करिएगा जी। नहीं, देखिए आदित्य जी, आरंग की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, अब वो 2-4 घाटों में कि 2-4 लोग कर दिए होंगे, लेकिन इनके लोग ही तो घाट चला रहे हैं ना, इन्हीं के लोग हैं। और वो चूंकि वैधानिक रूप से लिया गया घाट है, चला रहे हैं, कुछ माफियागिरी कर रहे हैं, रॉयल्टी काट नहीं रहे हैं, ये तमाम शिकायतें हैं। आप ट्रांसपोर्टर से पूछिए, लेके आइए, भुगतते ट्रांसपोर्टर हैं, जो आम नागरिक है वो भोगता है, वो भुगतते हैं। आने वाले समय में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को देना चाहती, बिल्कुल नहीं, अपने लोगों को हम देना चाहते हैं। हम ऐसे नियम बना के, जैसे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मूथली चलाया था, कोई शिकायत नहीं थी, सब लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच रहा था, कहीं कोई माफियागिरी नहीं था। हम उस तरह से आने वाले समय में निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ रेत की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हो, सुविधाजनक से, आसानी से मिले, बिना किसी कष्ट के मिले। और इसलिए आने वाले समय में इसका भी आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, धर्मजीत सिंह जी ने आज कहा कि ठेके को निरस्त करके सरपंचों को देंगे, एक बड़ी बात उन्होंने की। और यह भी कहा पिछली सरकार में
रायबरेली के एक नेता को भेजा गया था और जो कहा गया था कि ठेकेदार हैं, 50% के पार्टनर भी रहेंगे। रेत माफिया की दादागिरी खत्म करने के लिए लगातार सदन में सब चीजें नजर तो आ रही है, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर भी खूब आरोप लगते रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुलाब कमरो जब विपक्ष में हुआ करते थे, जब सरकार आपकी नहीं थी 2013 से 18 के बीच में, तो खूब मामले उठते थे। बाद में ये सुनाई आया कि वो उन्होंने जब खुद विधायक बने तो मामले उठना ही वहां से बंद हो गए। क्या ये सत्ता पक्ष के तरफ चुंबकीय एक प्रतिक्रिया होती है, चुंबक का एक आकर्षण होता है रेत पे, कि जब विपक्ष में रहते तो खूब आवाज उठती, सत्ता पक्ष में आते तो वही आवाज उठाने वाले आवाज उठाते उठाते गायब हो जाते हैं? सुरेंद्र जी, और ये रायबरेली का कौन सा आदमी जिसको 50% देने की बात धर्मजीत सिंह कर रहे हैं? देखिए आदित्य जी, दरअसल में अभी हमारे रजनीश भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में एकदम धर्मात्मा की धर्मराज युधिष्ठिर का राज चल रहा था। मैं आपको बताऊं, पंचायतों के नाम पर इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, पूरे पंचायत, एक पंचायत की मैंने शिकायत की थी, उस पंचायत के हर व्यक्ति को पैसा दिया गया था, मालूम आपको? उस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को ग्राम सभा से पारित करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पैसा दिया था। और रेत का इतना ज्यादा अवैध उत्खनन भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उसको ओपन टेंडर किया, और जिन लोगों ने टेंडर के खिलाफ जो काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की। और हमारे मित्र भी कह रहे हैं कि अभी आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा। अरे भैया, 2 महीना हो गया, आपके स्वयं के विधायक कह रहे हैं कि चलिए मैं 200 पोकलेट दिखाता हूँ। आपकी सरकार को ये नहीं दिख रहा है, आपके माइनिंग ऑफिसर को नहीं दिख रहा है, आपके इसको रोकने वाले लोगों को नहीं दिख रहा है। हमारे ही लोग हैं तो आप रोकते क्यों नहीं? आपको रोकने से मना किसने किया है? आज जो है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने पंचायत को जो रेती देने की जो बात की है ना, इसके माध्यम से इतना लूटम लूट होने वाला है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ग्राम सभा में जा रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास में जा रहा है, ये रेत कहाँ कहाँ जाएगा, इसको आप देखते तो रहिए। दरअसल में देखिए क्या है, जिस चीज में आमदनी होती है, राजनीतिक दल वालों की निगाह उसमें होती है। और मैं एक बात को बिल्कुल खुले आम पे कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा लूटम लूट में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा होशियार है, ज्यादा प्रवीण है, ज्यादा सक्षम है, ज्यादा उनके पास योजनाएं हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, रेत समय की तरफ फिसलता जाएगा, मगर रेत को एक कब्जा करके रहेंगे और रेत माफिया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वरना ये धर्मजीत सिंह जी को ये विधानसभा में कहना नहीं पड़ता, चलिए हेलीकॉप्टर में मैं आपको 200 पोकलेट दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेने वाली पार्टी है। महतारी वंदन योजना में यू टर्न हो चुका है, शराब के मामले में यू टर्न हो चुका है, रेत के मामले में भी यू टर्न होगा। आदित्य जी, आप भी हैं, मैं भी हूँ, रजनीश भाई भी हैं, और बहुत दिनों बाद हमारे मित्र प्रकाश होता जी भी है। होता साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। होता साहब, ये रेत में क्या कोई चुंबकीय शक्ति है? रेत के खेल में देखिए हर कोई शामिल है, चाहे रजनीश जी ना करें, चाहे सुरेंद्र शर्मा जी ना करें, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, अधिकतर विधायक रेत के खेल में शामिल रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कहीं कोई छुपी नहीं है, विपक्ष में रहते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, यहाँ रेत चोरी हो रही, यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। जब खुद विधायक बनते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है। ये है क्या खेल? थोड़ा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि रेत में लोगों के घर बनते तो देखे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नेताओं की तिजोरियां भरने का एक बड़ा कारण भी रेत होता है। होता साहब, देखिए, मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ अधिकारी का जान चला गया रेत की माफियाओं को रोकने के चलते। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, इतनी हिम्मत है, वो कभी भी किसी अधिकारी के ऊपर हमला करते हैं। और उससे बड़ी बात, आप रायपुर के आउटर में या बिलासपुर के आउटर में जब भी जाएंगे, आप शाम 7-8 बजे कतार होके देखेंगे, डंपर खड़े हैं और सारे रेत लोड है। परमिशन है, नहीं है, जिला प्रशासन की अनुमति है, क्या जिला प्रशासन को नहीं दिखता है? शहर के चारों तरफ तो बाकी चीजें दिख जाती है, इसको कोई क्यों नहीं देखना चाहता? पहली बात। दूसरी बात है, धर्मजीत जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विधानसभा में उठाने का पूरा हक है, लेकिन रजनीश जी भी जानते हैं और सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि इस पीछे का खेल क्या है। जो बंसल के दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि अपने इलाके का रेत माफिया कौन है। 5,000 का रेत आज 17,000 18,000 हो गया। इसके पीछे का मकसद क्या था? अगर इस पे एक चीज समझिए, गौण खनिज के हिसाब से लाइसेंस देने के लिए कर और साथ ही परिवेश को देखने के लिए इस पे कई पाबंदियां लगी थी। पूरा महानदी खोद डाले,
आखिर कौन ये इतना करोड़ों खर्चा करके हैवी मशीन लाता है, पोकलेन लाता है, डंपर लाता है, बाकी सारी चीजें लाता है और रेत को डंपर पे लोड कराता है? ये लोग कौन है? इतना पैसा किसके पास है? जरूर कोई संगठित गिरोह होंगे या पैसा इसमें इतनी आमदनी है कि इतने महंगे मशीन खरीद के इसको घाट पे उतारते हैं। पता तो सबको रहता है, चाहे जिला प्रशासन को हो चाहे नेताओं को हो। रजनीश जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बिलासपुर में मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं, या सुरेंद्र जी भी समझ गए हैं कि रायपुर और बड़ौदा बाजार या बाकी जगह पे किसकी चलती है रेत घाट पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रदेश में कृषि विभाग के वो खुद अध्यक्ष रह चुके हैं कृषि आयोग के, सुरेंद्र जी इस बात को जानते हैं, नदियों को किस तरह से धीरे धीरे करके मरने के कगार पर ये रेत की उत्खनन छोड़ देती है और नदियां जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण है रेत का अवैध और बेतरतीब तरीके से, बेढंग तरीके से बिना योजनाओं के उत्खनन करना। इसीलिए इस बात को लेकर सरकार के वरिष्ठ में जो बैठे हैं व्यक्ति, वो सोचना चाहिए। अगर किसान की आय दुगना करना चाहते हैं, बाढ़ से लोगों को बचाना चाहते हैं और साथ ही अगर नदी के अंदर, नदी दोनों किनारे का पानी बाहर ना उछले चाहते हैं, तो कम से कम रेत पर और नदी पर रहम करना चाहिए। जी आदित्य जी। रजनी जी, आज रिकेश सेन ने सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर में रेत अवैध खनन पर कई सवाल किए। मंत्री जी ने जवाब दिए कितने प्रकरण दर्ज किए गए। सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री कहेंगे तभी कार्रवाई करेंगे क्या? आपके कलेक्टर, एसपी, क्या उनको पता नहीं रहता? राजस्व की टीम को पता नहीं रहता कहां पर रेत उत्खनन हो रहा है? अरे रात में चले जाइए, दिन में चले जाइए, दिन दहाड़े अरपा का क्या हाल है रजनी जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता। खोखला कर दिया गया अरपा को, चाहे पिछली सरकार हो चाहे आप, तो अब आपकी सरकार आ गई, तत्काल 1 सेकंड लगेगा, अगर चाहे प्रशासन 1 सेकंड लगेगा, चाहे मंत्री अगर रुकने के लिए बोले, 1 बूंद अवैध खनन नहीं हो सकता। किसका इंतजार करते हैं रजनी जी? देखिए आदित्य जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, और उसको आके आप अन्य माध्यमों से उसको एक बार देख भी लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात, चाहे अरपा, जिस अरपा बिलासपुर की बात कर रहे हैं, चाहे रायपुर की बात कर रहे हैं, चाहे बलरामपुर सरगुजा की बात कर रहे हैं, जहां जहां पर अवैध खनन हो रही है, शिकायत हो या ना हो, पूरा प्रशासनिक अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। मैं रोज आपको इतने सारे कटिंग भेज सकता हूं कि आज इतने गाड़ी पकड़ाई, आज यहाँ ये पकड़ाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस संवेदनशील, जैसे प्रकाश चंद्र होता जी ने कहा, निश्चित रूप से ये संवेदनशील मामला भी है। सामान्य रूप से दिखता है रेत, लेकिन भविष्य में आने वाले समय के लिए हम सबको बहुत बड़ा एक संकट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील तरीके से आपको रोज कार्यवाही करते दिखेगी, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो पिछले 5 साल में किया गया उसमें बहुत अच्छे तरीके से रोक लग चुका है, और भी जहां पर लूप होल्स हैं, जहां ट्रैक्टर से और अन्य लोग जहां कर रहे हैं रात को और अन्य तरीके से जो चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, और ये कार्रवाई सिर्फ, अभी मैं सुन रहा था कि 15 दिन ही क्यों, फिर अभी क्यों आप जागे। आप सरकार बनने के बाद देखिए शर्मा जी, बिलासपुर आते जाते रहते हैं, उधर का पेपर रोज पढ़िए, एक बार आंकड़ा निकलवा लीजिए कि कितने कार्रवाई हुई है। और आपने कहा कि उनको निरस्त क्यों नहीं करवाया जा सकता, जो पहले के चला रहे हैं, निश्चित रूप से होगा। सबका अभी समीक्षा हो रहा है, और जितने माफिया लोग हैं जिन्होंने नदियों को छलनी किया है और कर रहे हैं आड़ में, जो अपना लिए हैं, और दूसरे जगह का B1 खसरा नगर स्वीकृति है कि पर्यावरण का कहीं स्वीकृति नहीं है, ये सब की समीक्षा हो रही है। आप विश्वास जानिए, बहुत जल्द ऐसे तमाम लोग जो अवैध रेत खनन कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत पारदर्शी ढंग से छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के लिए, जिस तरह से अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 18 लाख परिवारों को दिया जाएगा। गांव के जो लोग हैं जो अपने निजी कामों के लिए रेती ले जाते हैं, हम पहले भी निःशुल्क दे रहे थे, आप जान रहे हैं शर्मा जी, हम निःशुल्क दे रहे थे। और आप एक भी उदाहरण बताइए कि जो उसमें जो घन मीटर में जो रेट होता था उससे ज्यादा अवैध वसूली की गई है। यदि जो भी ट्रैक्टर जाता था, डंपर जाता था, सबके पास वो
रॉयल्टी पर्ची होती थी। आप यदि 5 साल में देखेंगे, अरपा से यदि 400 गाड़ी निकल रही है तो सिर्फ 40 गाड़ी के पास पर्ची होता था। एक पर्ची को दिन भर 10 ट्रिप मारते थे और अधिकारियों को ऐसा निर्देश था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाओं को पकड़ सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके शक्तिशाली लोग इन्वॉल्व थे। धर्मजीत सिंह जी ने जो कहा है आज, उसका इशारा सब समझ गए हैं। आदित्य जी तब भी आते थे, मैं भी उठाता था, आज भी उठा मैं रहा हूं। आऊंगा रजनीश जी आपके पास, मैं कुछ ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया है, मैं बात करूं। सुरेंद्र जी, मेरे पास किसी ने, आप एक विधायक ने आज विधानसभा सत्र जब चल रहा था, एक विधायक को जो भेजा है मेरे पास, ये पुरुषोत्तम यादव, इसके लिए ये जारी किया गया रेत उत्खनन की पट्टी, ये जारी की गई 26/12 तारीख को। नीलेश चंद्र भार्गव पिता हेमचंद भार्गव अमली डीहा मस्तूरी में जारी की गई 26/12/2023 को। शिवनाथ नदी, उस समय तो सरकार फॉर्म भी नहीं हुई थी। 13 तारीख को मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था, और ये रेत के उत्खनन की पट्टी वट्टी ये सब जारी कर दी, नीलामी कर दिए गए रेत घाट। ये होता क्या था? ये क्या किसकी शय? ना सरकार बनी, ना मंत्री आए, ये होता क्या समझ में नहीं आया। थोड़ा सुरेंद्र जी समझाएंगे कि ड्यूरिंग, एक तो एक लेटर और है जिसमें विधानसभा का अधिसूचना जारी हो गई थी, माफ कीजिएगा, चुनाव की, उस समय आचार संहिता थी, उस समय जारी की गई है। सरकार बनी है, मंत्रिपरिषद नहीं ली है शपथ, उस समय जारी की गई है। ये अधिकारी कौन होते हैं, क्या कहां से इतनी हिम्मत लाते हैं जो ये सब कर पाते हैं? सुरेंद्र जी, दरअसल में रेत में जो माल है, रेत में जो कमाल है, वो बहुत कमाल की चीज है। आप अच्छी तरह समझते हैं, 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी कि हमारी सरकार चली थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की प्रक्रिया में थी। यही एक प्रश्न जो है, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि जब सरकार है ही नहीं, सरकार केयर टेकर की स्थिति में है, तो फिर उनको कैसे लाइसेंस दिया गया। दरअसल में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस सब चीज के पीछे मामला ये है कि इसमें कमाई बहुत है। अगर इसको रेत को अधिकतम मूल्य इसका घोषित कर दिया जाए कि अधिकतम मूल्य इसका ये होगा, तो ये एक इसमें जो माफियागिरी है, या जो हमेशा एक चीज हमेशा देखा जाता है कि जिस चीज की डिमांड अधिक हो और उत्पादन कम हो तो उसका रेट अनाप शनाप हो जाता है। लोगों की माली हालत में सुधार हुआ है, लोग पक्के मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, मॉल बन रहे हैं। तो अगर सरकार को इसको अधिकतम इसका जो मूल्य है वो निर्धारित कर देना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा में अगर कोई बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो बहुत हद तक ये इसमें लूटपाट में नियंत्रण हो सकते हैं। मगर रेट तय रहता है, प्रति घर मीटर कितना लिया जाएगा, ये रेट तय रहता है कि क्या जिन लोगों ने इस बीच में अपनी मनमर्जी से लाइसेंस जारी किया है उनके खिलाफ सब जानते हैं। सुरेंद्र जी जिस बात को कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि पिछले 5 साल में ये लोग कौन थे जो एक जिले से जाकर दूसरे जिले में लूटपाट करते थे। लूटपाट इन द सेंस रेती का, जबरदस्ती का उत्खनन करते थे। धमतरी में कौन जिला से लोग आते थे जो आके वहां पे रेत उत्खनन कर लेते थे? ये लोग कौन थे जो सूरजपुर से उत्तर प्रदेश ले जाते थे रेत? आखिर इसकी कारण क्या है? क्योंकि दूसरे राज्यों में जब पाबंदियां लगती है तो उनको छत्तीसगढ़ दिखता है, यहां कानून व्यवस्था थोड़ा, लोग अच्छे हैं, ढीले ढाले हैं, और रेत का लाइसेंस है नहीं है, किसी घाट पे कहीं बोर्ड भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा ये लाइसेंस है कि नहीं है? और सबसे चिंता की विषय, अगर आप सिरपुर पे देखें, सिरपुर के यूनेस्को का उसका ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट है, उसके ठीक नीचे रेत का उत्खनन हो रहा है। देखने वाला कोई नहीं है, चेक करने वाला कोई नहीं है। देखिए, रेत का खेल बदस्तूर जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष हो। निश्चित तौर पर रेत उत्खनन का विरोध जब विपक्ष में रहते हैं जरूर किया था, सत्ता पक्ष में आने के बाद वो आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है। लेकिन सोचनीय प्रश्न है, नदियां हैं, अविरल बह रही हैं, तो रेत ही नहीं रहेगी, पानी नहीं रुकेगा, तो जिंदगी चलेगी कैसे? जब पानी नहीं रहेगा तो हम सब जिएंगे कैसे? शायद ये बात हम सोचें तो इस पर निश्चित तौर पर रोक लग सकती है। सरकारों को चाहिए और गंभीरता से इस विषय को देखें। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।